भारतीय दहशतगर्द। ये जंग नजर नहीं आती लेकिन लड़ी जा रही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों की साजिश, दहशतगर्द तंजीमों के खतरनाक मंसूबे और एक मर्द मुजाहिद की जुर्रतमंदाना जवाबी कार्रवाइयाँ। दुश्मन जहाँ भी होगा हम वहाँ पहुँचेंगे। भारतीय दहशतगर्द। बारिश हमारे ऊपर बराबर बरस रही थी। हम किसी जगह रुकना नहीं चाहते थे। खच्चर अंधेरे में सुस्त रफ्तारी से चल रहा था, मगर उन खच्चरों को पहाड़ी रास्तों पर और बारिशों में और अंधेरे में भी चलने की आदत होती है। रात के वक्त वो आहिस्ता आहिस्ता और रास्ता देख देख कर या महसूस करके जरूर चलते हैं। रात के 3 बज चुके थे जब हम वापस अपनी कमीनगाह में पहुंचे। हम दोनों बारिश में शराबूर थे। कपड़े बदलकर हम अपनी अपनी जगहों पर पड़ते ही सो गए। सुबह मेरी आंख जल्दी खुल गई। मैं अपनी झोंपड़ी से बाहर निकला तो देखा कि अपना एक मुजाहिद ब्रेन गन उठाए मेरी तरफ बढ़ रहा था। कहने लगा, कमांडो ने बुलाया है तहखाने में। मैं सीधा कमांडो शेरवान के पास तहखाने में आ गया। कमांडो सब्ज चाय का समावार करीब रखे, चाय की प्याली हाथ में लिए जमीन पर रखे नक्शे को गौर से देख रहा था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो उसने मेरी तरफ नजरें उठाकर देखा और कहा, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। उसने पहले ही से मेरी प्याली में सब्ज चाय डाल रखी थी। मैंने सब्ज चाय का एक घूंट भरा और उसके पास स्टूल पर बैठ गया। लालटेन जल रही थी। नक्शा वही पहाड़ी पुल का था। मैंने कहा, क्या कोई खास बात देख रहे हो? कमांडो शेरवान ने चाय की प्याली मेज पर रखी और मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा, मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ एक तरफ की बुनियादों को उड़ाने से सारा पुल उड़ जाएगा। मैंने उससे समझाया कि बारूदी स्टिकें बेहद ताकतवर और इंतहाई धमाका खेज हैं और फिर उन्हें पुल की बुनियादों में गार्डरों से लगाया गया है। रिमोट कंट्रोल के बटन दबाते ही धमाका होगा और पहाड़ी पुल एक तरफ से गिर जाएगा और उसके झुके हुए दबाव से पुल की दूसरी तरफ का हिस्सा भी नीचे आन पड़ेगा। कमांडो शेरवान ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, तुम इस पुल की मजबूती से पूरी तरह वाकिफ नहीं हो। मुझे यकीन है कि एक साइड का धमाका पुल को इस तरफ से नीचे जरूर झुका देगा मगर गिराएगा नहीं, और अगर गिर भी गया तो दूसरी तरफ से पुल को कुछ नहीं होगा। उधर से पुल अपने गार्डरों पर खड़ा रहेगा और भारतीय इंजीनियरिंग कोर के ऑफिसर उसे एक ही दिन में फिर से ठीक कर देंगे और हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी और नतीजा भी कुछ नहीं निकलेगा। कमांडो शेरवान की गुफ्तगू से मैं भी सोच में पड़ गया। कमांडो शेरवान कहने लगा, तुम ये समझ लो कि अगर इस दौरान भारतीय फौजियों को हमारी लगाई हुई तारों का सुराग ना मिला तो आधे पुल को हमने तबाह कर दिया है। अब बाकी का आधा पुल तबाह होना बाकी है और जब तक बाकी का आधा पुल तबाह नहीं होगा पूरा पुल नहीं गिरेगा। मैंने शेरवान से पूछा, फिर तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना होगा? हमें दूसरी तरफ से भी पुल को उड़ाना होगा। ये एक दूसरा और बिल्कुल नया मिशन था जिसके लिए हमें पुल की दूसरी तरफ की पहाड़ी का पूरा सर्वे करना था। ऐन मुमकिन था कि वहां पर कोई ऐसा गार ना हो जिसकी दीवार खोद कर हम पुल की बुनियादों में बम लगा सकें। इस काम में वक्त भी लग सकता था और जो बम हमने लगाए थे उसके बारे में खतरा था कि उसके एरियल की तार पर किसी वक्त भी भारतीय फौजियों की नजर पड़ सकती थी। मैंने जब इन खदशात का इजहार किया तो कमांडो शेरवान ने बड़े ठंडे दिल के साथ कहा, दोस्त, टारगेट को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए हमें ये खतरात तो मोल लेने पड़ेंगे। अब तुम यहाँ बैठोगे, मैं पुल के दूसरे सिरे के सर्वे खुद करूंगा। उसी रोज नाश्ते के बाद कमांडो शेरवान बकरवान के बेस में खच्चर पर सवार हुआ और एक बकरी का बच्चा गोद में उठा लिया और पहाड़ी वाले पुल के दूसरे सिरे का जायजा लेने निकल पड़ा। बारिश रात भर होती रही थी और सुबह के वक्त रुक गई थी। कमांडो शेरवान दिन ढले वापस आ गया। उसने बताया कि पुल के दूसरे सिरे पर भारतीय फौज की 2 मशीन गन पोस्टें हैं और एक टैंक पुल के शुरू में ही एक तरफ हर वक्त पोजीशन में खड़ा रहता है। शेरवान ने कहा, पुल के दूसरे सिरे पर गार्डरों की कैंचियां मेहराब की शक्ल में पहाड़ी चट्टानों के अंदर तक गई हुई हैं। उनके नीचे फौज की मशीन गन पोस्टें हैं। वहां कोई ऐसी सुरंग भी नहीं है कि जिसकी दीवार में हम शिगाफ डालकर हम पुल के गार्डरों तक पहुंच सकें। मैंने कहा, इसका मतलब है कि इस तरफ से पुल को तबाह करने के लिए हमें कोई दूसरा मंसूबा सोचना होगा। शेरवान बोला, अभी तक ऐसा कोई मंसूबा मेरे जहन में नहीं आ सका, लेकिन हमें हर हाल में उस जानिब से पुल को धमाके से उड़ाना होगा वरना पूरा पुल कभी तबाह नहीं होगा। मैंने कहा, कमांडो शेरवान, ये तुम भी बखूबी जानते हो
कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमने पुल के एक सिरे पर डायनामाइट लगा दिए हैं और रिमोट की तार भी झाड़ियों में बाहर निकाल रखी है। ये सूरत हाल ऐसी है कि किसी भी वक्त भारतीय फौजी को इसका इल्म हो सकता है और एरियल की तार की मदद से वो बड़ी आसानी से गार के अंदर दीवार के शिगाफ में पहुंचकर गार्डरों से डायनामाइट की स्टिकें उतार सकते हैं। कमांडो शेरवान गहरी सोच में था। कहने लगा, मैं इस हकीकत से पूरी तरह बाखबर हूँ। मुझे तुम सिर्फ आज की रात और कल का दिन दे दो। इस दौरान तुम चरवाहे के बेस में गार के बाहर झाड़ियों का एक बार मुआयना कर आओ कि एरियल की तार वहाँ महफूज है या नहीं। मैंने कहा, ठीक है, मैं आज रात ही वहाँ जाकर पोजीशन चेक करूंगा। मैं पुल की दूसरी जानिब जाकर वहाँ के इलाके का तफसील से जायजा लूंगा। उसी दिन रात को जब कश्मीर की पहाड़ियों में अंधेरा छा गया तो कमांडो शेरवान अपने मिशन पर और मैं अपने मिशन पर रवाना हो गया। हम दोनों अपने अपने टारगेट की तरफ अलग अलग खच्चरों पर सवार होकर गए थे। हमारी खुशकिस्मती थी कि बादलों के बावजूद बारिश रुकी हुई थी। मैं 2 घंटे की पहाड़ी मुसाफत तय करने के बाद पहाड़ी गार के नीचे चश्मे पर पहुंचा। अगर आप इससे रिलेटेड मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। खच्चर मैंने वहीं बांध दिया और खुद झाड़ियों के पीछे से होकर गार के सरकंडों के करीब पहुंचकर जमीन पर मुंह के बल लेट गया। पहाड़ी के ऊपर फौजी चौकी पर हस्बे मामूल रात की रोशनी टिमटिमा रही थी। खतरा सिर्फ रात को गश्त लगाने वाली पेट्रोल पार्टी का था। मैं देर तक झाड़ियों के पीछे जमीन पर लेटा फजा का अंधेरे में जायजा लेता रहा। जब मुझे यकीन हो गया कि इस तरफ कोई पेट्रोल पार्टी नहीं आ रही तो मैं कोहनियों के बाल रेंगता हुआ उस झाड़ी की तरफ बढ़ा जिसमें हमने इंतहाई ताकतवर धमाकाखेज बमों का रिमोट का तार गार के अंदर से लाकर झाड़ियों की एक शाख के साथ बांधा हुआ था। जमीन, घास और झाड़ियां गुज़श्ता रोज की बारिश की वजह से गीली और मरतूब थी, जिसके बायस मेरे रेंगने से सरसराहट की आवाज पैदा नहीं हो रही थी। मैं मतलूबा झाड़ी के पास उठकर बैठ गया। मैंने हाथ आगे बढ़ाकर एरियल की तार वाली झाड़ी को नीचे झुक कर देखा। सब्ज रंग का बारीक तार आगे से छीला हुआ था और जिस तरह हम उसे बांध गए थे उसी तरह बंधा हुआ था। मैंने उसे थोड़ा सा और नीचे करके झाड़ी की शाखों में छुपा दिया। मुझे मालूम था कि रिमोट कंट्रोल के सिग्नल ये तार पकड़ लेगी। जब मुझे तसल्ली हो गई कि एरियल का तार महफूज है और दिन की रोशनी में भी नजर नहीं आ सकता तो मैं पीछे को घूमकर कोहनियों के बल रेंगता हुआ पगडंडी के दरख्तों के पीछे से होता हुआ वहां से झुककर चलता हुआ ढलान उतर कर चश्मे पर आ गया। खुदा का शुक्र है कि खच्चर उसी तरह खामोश था और अंधेरे में घास पर मुंह मार रहा था। मैंने उसकी भाग पकड़ी और घाटी की जंगली झाड़ियों में से गुजरकर उस जगह ले आया जहां चिनार के घने दरख्तों के दरमियान में से नीचे वादी को रास्ता जाता था। उस वादी से निकलकर मुझे पहाड़ी के ऊपर से होकर उस जगह पहुंचना था जो हमारी खुफिया कमीनगाह का खास निशान था। मैं खच्चर पर बैठ गया। खच्चर अंधेरी रात में पहाड़ी घाटी पर बड़ी एहतियात से नीचे उतराई उतर रहा था। वहां भी गहरा अंधेरा छाया था। यहाँ चावल और ज्वार के 2-4 खेत थे। उनकी फसल बड़ी बड़ी थी। खच्चर खेतों में खड़ी हुई फसल की ओट बनाकर 2 खेतों के दरमियान बनी हुई पगडंडी पर चल रहा था। खच्चर ने मुंह से खरखराने की अजीब सी आवाज निकाली। जानवर को कुदरत ने खास हिस्स अता की हुई है जिसकी मदद से वो इर्द गिर्द किसी इंसान की मौजूदगी को महसूस कर लेता है। मुझे इन जानवरों का अपने कमांडो ऑपरेशन के दौरान काफी तजर्बा हो चुका था। मैं समझ गया कि कोई इंसान आसपास मौजूद है। मैं खच्चर से नीचे उतर गया। मैंने चरवाहों वाला जो लंबा कुर्ता यानी फुरन पहना हुआ था उसके नीचे मैंने सदरी पहन रखी थी। सदरी की जेब में साइलेंसर वाला भरा हुआ रिवॉल्वर था। वादी कश्मीर की रात खुनक थी। अंधेरा जरूर था मगर ऊंची फसल दिखाई दे रही थी। फजा में फसल की मरतूब खुशबू फैली हुई थी। मैंने खच्चर को एक जगह फसलों की ओट में खड़ा कर दिया और ये देखने के लिए दबे पांव आगे बढ़ा कि अगर खच्चर ने किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास किया है तो क्या ये सही है। ज्वार की फसल थी या बाजरे की, ये मुझे अच्छी तरह मालूम नहीं हो सका। बहरहाल ऊंची जरूर थी। खेत चंद कदम चलने के बाद खत्म हो गया। अभी मैं फसल की ओट में ही था कि मुझे औरत के रोने बल्कि सिसकियां भरने की दबी दबी सी आवाज आई। मैं वहीं बैठ गया। मैंने जरा आगे होकर अंधेरे में देखने की कोशिश की। मुझे इंसानी सायों का जो मंजर नजर पड़ा वो ये था कि ये 2 आदमी थे। दोनों फसलों की मेंढ पर बैठे हुए थे।
उनके दरमियान एक औरत जमीन पर बैठी दबी दबी सिसकियां भर रही थी। इतने में जो दोनों आदमी खड़े थे उनमें से एक ने खास डोगरा फौजी जुबान में कहा, इसका मुंह क्या देख रहे हो, मुरलीधरम तेरी चाची नहीं लगती। उस जुमले को सुनकर दूसरे आदमी ने जमीन पर बैठी हुई औरत के दोनों हाथ पकड़कर उसे खींचना बल्कि घसीटना शुरू कर दिया। औरत घिसटते हुए भी रोए जा रही थी। मुझे समझने में देर न लगी कि ये मामला क्या है। दोनों आदमी डोगरा फौज के जवान थे। उनमें एक हवलदार था जिसका नाम मुरलीधरम था, दूसरा भी सिपाही या नायक या लांस नायक होगा। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना इज़हार ख्याल ज़रूर पेश करें। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।